दोस्तों नमस्कार। बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में बहुत सारी कड़ियाँ हैं, बहुत सारी उनकी जीवनी पे लिखा हुआ है। उन्होंने अपने हाथ कलमों से बहुत सारा लिखा हुआ है। उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अनेकों नामों से उन्हें पुकारा जाता है। दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी अजायब लाल एक डाक मुंशी थे। घर पर साधारण खाने पीने, पहनने ओढ़ने की तंगी तो न थी, पर इतना शायद कभी न हो पाया कि निश्चिंत हुआ जा सकता था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत था। सबसे पहले उन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखित शतरंज के खिलाड़ी की। शतरंज के खिलाड़ी में जो कहानी की शुरुआत होती है, वाजिद अली शाह का समय था। वो समय वाजिद अली शाह का था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला वस्तु और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे इत्र मिस्सी में उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है। व्यक्ति विचार शक्ति का विकास होता है। पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चकोथियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरें सज जाती और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश हो कि कमरे ही में खाना रख जाता था और दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर यह बात न थी मिर्ज़ा के घर के और लोग उनसे इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य दोषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी, तब तक बाजी बीत जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब तक मिर्ज़ा जी घर में आते थे।
हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो, आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लॉन्ड्री से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़, जल्दी कर। लॉन्ड्री गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताव कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मात हो जाती है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोचो कि आपके मुहर धड़े रहें और मात हो जाए। पर जाइए, सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर बात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन नहीं आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योड़ियाँ बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निकट्ठू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊँचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, हो जाएं, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। हड़िया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब ने से कहना, मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हड़िया, कहाँ जाता है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूं। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुझे हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक परपुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संजोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ के अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की छनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई। चुपके से राह पकड़ ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब कर दिया। बेगम ने कहा, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हा चक्की की फिक्र में सिर खपाऊँ। जाते हो हकीम साहब के यहाँ की अब भी तामुल है।
मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरें बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फ़ौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूँ सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्ज़ा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा। मीर, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी शायद जिंदा न छोड़ेंगी। मीर, अजीब बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है, लेकिन जब से दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई, दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था। अब 8 पहर की धौंस हो गई, पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी, घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं, घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने की बुराई सुन सुन कर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती हैं, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो 2-4 पुराने ज़माने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह बेस्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था, कमली दिन दिन भयंकर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जू न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्र में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुँचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए, यह क्या बला सिर पर आई, यह तलवी किस लिए हुई, अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है।
सवार: घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर: यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार: काम मुझे क्या, तुझे क्या बताऊं? हुजूर, मैं तलवी हूँ, शायद फौज के कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल्ली मोर्चे पर जाना है, तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर: अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार: कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले: कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा: बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलवीन भी ना हो जाए। मीर: कमबख्त, कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा: आफत है, और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर: बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी? हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा: वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी: तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया: ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली है, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दड़ी दबाए, डिब्बे में गिलौड़ियाँ भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आशफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिल्लम और मदारियाँ भी ले लेते और मस्जिद में पहुँच दड़ी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त, सह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिल्लम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। उधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब ने बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, यह किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों जैसा मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हिले ना कीजिए, यह चक में किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया है तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस अब की सह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने में बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वादिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था।
आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए सब। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त उधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोना ही चाहिए, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा। यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालात है। मीर, हाँ सो तो है ही। यह लो फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब बाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीले आकर अपने अपने घोंसले में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करने संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढवार पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिहार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों-ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। या आप मुहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मुहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मुहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्ज पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मुहरा आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होगी तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है। जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छिलते होंगे? यहाँ तो सीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी। गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे।
यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं मिर्ज़ा। अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ कर बातें कर ना कर। मीर, जवान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला? मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्त ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेशकब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरा, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तरफ का जानें दे दी। अपनी बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इस लाशों को देखती और सुर धुनती थी। आप सुन रहे थे प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी और आवाज़ थी एस कुमार।